Hello everyone, welcome to Ground Biology classes. This is Rohit Chaudhary. आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपका हार्ट इस वक्त भी बीट कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसे किसने बोला बीट करने के लिए? क्या ब्रेन हर हार्ट बीट का सिग्नल भेजता है या हार्ट खुद डिसाइड करता है कि कब बीट करना है? और अगर हार्ट खुद बीट करता है तो उसके अंदर ऐसी कौन-सी स्पेशल सेल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और जब तक लेक्चर खत्म होगा, आप सिर्फ ईसीजी का ग्राफ ही नहीं समझोगे, बल्कि ग्राफ की हर वेव के पीछे चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को विजुअलाइज़ भी कर पाओगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म समझते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Electrocardiogram is the graphical record of changes in the electrical potential of the heart during one cardiac cycle. इस डेफिनेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ग्राफिकल रिकॉर्ड का मतलब है ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब हार्ट में होने वाले इलेक्ट्रिकल चेंजेस। वन कार्डियक साइकिल का मतलब एक कंप्लीट हार्ट बीट, यानी एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल का पूरा साइकिल। इसलिए हम कह सकते हैं ईसीजी हार्ट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, हार्ट में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता कहाँ से है? हर हार्ट बीट के शुरू होने से पहले हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है। हर हार्ट बीट के दौरान इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट के कार्डियक चैम्बर्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्प्रेड होता है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से पहले एट्रिया और उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ईच हार्टबीट, electrical impulses spread over the cardiac chambers in a specific sequence. यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कभी भी रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता, हर बार एक डेफिनेट पाथवे फॉलो करता है। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट के अंदर ट्रेवल करते हैं, तब हार्ट में इलेक्ट्रिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स भी कहा जाता है। These impulses produce electrical changes और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। यानी हार्ट सिर्फ ब्लड पंप नहीं करता, हर हार्ट बीट के दौरान हार्ट के मसल्स में इलेक्ट्रिकल चेंजेस भी कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस ही बाद में ईसीजी के थ्रू रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स सिर्फ हार्ट के अंदर ही रहते हैं? नहीं, हार्ट में जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स बॉडी टिश्यूज के थ्रू ट्रैवल करते हुए बॉडी सरफेस तक पहुंच जाते हैं। The electrical potentials are transmitted through body tissues to the body surface. यानी पाथवे कुछ इस तरह होता है, सबसे पहले हार्ट, हार्ट से बॉडी टिश्यूज से बॉडी सरफेस। इसी वजह से डॉक्टर को हार्ट के अंदर इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी सरफेस से ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ये ईसीजी का बेसिक प्रिंसिपल है। अब सवाल आता है, इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं दोनों आर्म्स पर, लेफ्ट लेग पर, चेस्ट के डिफरेंट पोजीशंस पर। ये इलेक्ट्रोड्स बॉडी सरफेस पर पहुंच चुके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को डिटेक्ट करते हैं। Electrodes placed on the two arms, left leg and chest detect these electrical potentials. ध्यान रहे, इलेक्ट्रोड्स खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ बॉडी सरफेस पर मौजूद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्मोमीटर खुद हीट प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। अब जब इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, तो ये सिग्नल्स ईसीजी मशीन तक पहुंचते हैं।
मशीन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करती है। उसके बाद इन्हें ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड कर देती है। ये ग्राफ ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। द रिकॉर्डेड ट्रेसिंग इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स डिटेक्ट होने के बाद जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को ईसीजी कहते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड करने वाली मशीन का नाम क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट ईसीजी को रिकॉर्ड करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डिफरेंस याद रखिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये रिकॉर्डेड ग्राफ होता है, यानी फाइनल आउटपुट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इसी मशीन की मदद से ईसीजी रिकॉर्ड किया जा सकता है। नोड और स्प्रेड ऑफ कार्डियक इंपल्स को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ईसीजी? सबसे पहले एक बात समझते हैं। जब भी हार्ट बीट करता है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है। पहली है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दूसरी है मैकेनिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है हार्ट के मसल सेल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होना और स्प्रेड होना। मैकेनिकल एक्टिविटी का मतलब है हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। और ध्यान दीजिए, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बाद होती है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम ईसीजी का यूज करते हैं। हार्ट नेवर वेट्स फॉर एन एक्सटर्नल कमांड। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप हाथ उठाते हो तो सिग्नल ब्रेन से आता है। अगर आप चलना शुरू करते हो तो कमांड ब्रेन देता है। लेकिन हार्ट हार्ट अलग है। हार्ट के पास अपना इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम होता है। मतलब हार्ट के अंदर ही ऐसे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं जो खुद इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट और कंडक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हार्ट कॉन्टिन्यूसली बीट करता रहता है। एसए नोड, द नेचुरल पेसमेकर। अब चलिए मिलते हैं हार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से। इसका नाम है साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड। सबसे पहले लोकेशन याद करते हैं। एसए नोड राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। ये कोई ऑर्डिनरी मसल टिश्यू नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स का एक ग्रुप है। इन फाइबर्स की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेन उन्हें हर बार सिग्नल भेजता है। ये सेल्स खुद रेगुलर इंटरवल पर इंपल्स जनरेट करते रहते हैं। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन में हर हार्ट बीट की बिगिनिंग ऐसे नोट से होती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर? अब सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर होता है। अगर कंडक्टर ही ना हो तो हर म्यूजिशियन अपनी मर्जी से बजाना शुरू कर देगा और पूरा म्यूजिक खराब हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हार्ट में कोई स्ट्रक्चर रिदम मेंटेन ना करे तो कॉन्ट्रैक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी। ऐसे नोड हर हार्ट बीट की रिदम सेट करता है। इसीलिए इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। The SA node generates every cardiac impulse. Each heart each heartbeat normally begins from the SA node. Therefore, the SA node is called the natural pacemaker of the heart. जनरेशन ऑफ कार्डियक इम्पल्स या स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स, जो कि हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। अब इम्पल्स जनरेट हो गया, लेकिन क्या ये सिर्फ ऐसे नोड के पास ही रहता है? बिल्कुल नहीं। अब इस इम्पल्स को पूरे हार्ट तक ट्रेवल करना है। इस प्रोसेस को हम स्प्रेड ऑफ कार्डियक इम्पल्स कहते हैं। इसको एक स्टेडियम वेव की तरह इमेजिन कीजिए। एक कॉर्नर से वेव शुरू होती है, फिर धीरे-धीरे पूरा स्टेडियम उस वेव को फॉलो करता है। हार्ट में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एग्जैक्टली इसी तरह स्प्रेड होती है। फर्स्ट वन इज originates in the SA node. SA node generates the impulse. The impulse spreads throughout the atria.
The impulse spreads through both atria. इस स्टेज पर दोनों एट्रिया इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एट्रियल सिस्टोल बिगिन होती है। अब इंपल्स को वेंट्रिकल्स तक पहुंचना है, reaches the AV node, travels through the AV bundle and Purkinje fibers, spreads throughout the ventricles, produces coordinated contraction of the heart chambers. अब वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हो चुके हैं और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी कोऑर्डिनेटेड कंडक्शन की वजह से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद वेंट्रिकल्स। अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो ब्लड पंपिंग एफिशिएंट नहीं होगी, इसलिए कंडक्शन का प्रॉपर सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, हमने इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बारे में इतनी बात की, लेकिन डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं? क्या डॉक्टर हार्ट को खोलकर देखते हैं? बिल्कुल नहीं। साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो बॉडी सरफेस पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकता है और इसी टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हमने ये समझ लिया कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और कंडक्शन सिस्टम के थ्रू पूरे हार्ट में स्प्रेड करता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमें दिखाई कैसे देता है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन जब भी हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंजेस भी होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रिकॉर्ड किया जा सकता है और उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। The electrical changes produced during each cardiac cycle are recorded by an instrument called an electrocardiograph. सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों अलग-अलग टर्म्स हैं। नीट में स्टूडेंट्स इन दोनों को बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। यानी जब हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट और कंडक्ट होते हैं, तब उनके कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स में जो चेंजेस आते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ is the instrument used to record the electrical activity of the heart. अब दूसरी टर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ईसीजी कोई मशीन नहीं होती। ईसीजी एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, यानी जो ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन रिकॉर्ड करती है, उस ग्राफ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is the graphical representation of the electrical activity of the heart during one cardiac cycle. ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। The graphical record obtained is called an electrocardiogram or ECG. How is ECG recorded? अब क्वेश्चन आता है, मशीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट कैसे करती है? स्टूडेंट्स, ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए पेशेंट की बॉडी पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जनरली दोनों आर्म्स, लेफ्ट लेग और चेस्ट पर लगाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रोड्स हार्ट के अंदर नहीं जाते, ये बॉडी सरफेस पर ही अटैच किए जाते हैं। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज होता है, उसका इफेक्ट बॉडी सरफेस तक पहुंचता है। इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, फिर ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन तक पहुंचती है और मशीन उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेती है। इसी ग्राफ को हम ईसीजी कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? क्या ईसीजी ब्लड फ्लो रिकॉर्ड करता है? नहीं। क्या ईसीजी ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है? नहीं। क्या ईसीजी हार्ट साउंड्स रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल नहीं। ईसीजी सिर्फ और सिर्फ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए हमने ईसीजी रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें ग्राफ मिल गया। क्वेश्चन है, इस ग्राफ में क्या क्या दिखाई देता है? स्टूडेंट्स,
एक नॉर्मल ईसीजी में टोटल 5 डिफ्लेक्शंस होती है। इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। A normal ECG consists of 5 deflections P, Q, R, S and T। इसी सीक्वेंस में वेव्स आती हैं, कभी भी ऑर्डर चेंज मत करिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ में वेव्स को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है वाई एक्सिस पे लिए गए हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स मिली वोल्ट के अंदर, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर लिया गया है टाइम। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं 5 डिफ्लेक्शन P, Q, R, S एंड T। सबसे पहले P वेव। सबसे पहले ग्राफ में एक छोटी सी वेव दिखेगी, ये छोटी सी वेव है, इसका नाम है P वेव। ये ईसीजी की फर्स्ट डिफ्लेक्शन होती है। इसके बाद ग्राफ बेसलाइन पर आता है, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये रहा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो ये 5 डिफ्लेक्शंस हैं, इनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, P वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। और सबसे लास्ट में T वेव है। इसी तरह एक नॉर्मल ईसीजी कंप्लीट होता है। क्यू, आर और एस अलग अलग वेव जरूर हैं, लेकिन ईसीजी में इन तीनों को एक साथ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये 3 डिफ्लेक्शंस एक ही इलेक्ट्रिकल इवेंट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए एनसीईआरटी इन्हें कलेक्टिवली क्यू आर कॉम्प्लेक्स बोलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ईसीजी ग्राफ हम देख रहे हैं, ये सिर्फ रैंडम वेव्स नहीं है। ग्राफ का एक कंप्लीट पैटर्न हार्ट के एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यानी हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एक हार्टबीट के दौरान होते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही ईसीजी है। इसलिए जब हम पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव पढ़ेंगे, तब हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिकल इवेंट्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग मैकेनिकल इवेंट्स को भी समझेंगे। इसी वजह से ईसीजी को समझना कार्डियक साइकिल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो 5 डिफ्लेक्शंस हैं, इनको 3 मेजर वेव्स या कंपोनेंट्स के अंदर ग्रुप किया गया है। द फर्स्ट वन इज पी वेव, द सेकंड वन इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड द थर्ड वन इज टी वेव। अब तक हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और नॉर्मल ईसीजी को समझ लिया है। अब हम ईसीजी की सबसे पहली वेव को डिटेल में समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वेव से ईसीजी की स्टोरी शुरू होती है। स्टूडेंट्स, ईसीजी में सबसे पहली जो वेव हमें दिखाई देती है, उसका नाम है पी वेव। ये एक स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है। चलो ग्राफ में इसको देख लेते हैं। पी वेव देख सकते हो कि ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पी वेव बनती क्यों है। स्टूडेंट्स याद रखिए, ईसीजी की हर वेव किसी न किसी इलेक्ट्रिकल इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड एट्रिया और एक्शन पोटेंशियल। ये लाइन एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब सिर्फ डेफिनेशन याद करना काफी नहीं है, इसका मीनिंग भी समझना जरूरी है। हमने लेक्चर के बिगनिंग में पढ़ा था कि हार्ट की हर हार्टबीट की शुरुआत एसए नोड से होती है। एसए नोड स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की मसल्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स के स्प्रेड होने की वजह से एट्रियल मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। इसलिए जब ईसीजी में पी वेव बनती है, उसका मतलब होता है कि एट्रिया डीपोलराइज हो रहे हैं। ध्यान रहे, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इवेंट हो रहा है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, और एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद होता है मैकेनिकल इवेंट, जो कि इस केस में है एट्रियल सिस्टोल। स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन कर देते हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए।
हार्ट में दो इवेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इवेंट एंड मैकेनिकल इवेंट। इलेक्ट्रिकल इवेंट पहले होता है, मैकेनिकल इवेंट बाद में होता है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रियल मसल्स में स्प्रेड करता है, उसके बाद एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिकल इवेंट कॉन्ट्रैक्शन से पहले होता है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। अब सवाल आता है, जब एट्रिया डीपोलराइज हो गए तो उसके बाद क्या होगा? स्टूडेंट्स, डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, दैट इज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट। उसके इमीडिएटली बाद क्या हो रहा है? एट्रियल सिस्टोल, दैट इज मैकेनिकल इवेंट। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में कई बार इलेक्ट्रिकल इवेंट और मैकेनिकल इवेंट को अलग अलग पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, आप नोटिस करोगे कि पी वेव बहुत छोटी है। रीजन क्या है? एट्रिया कंपैरेटिवली स्मॉलर चैम्बर्स होते हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम होती है। इसी वजह से पी वेव की एम्पलीट्यूड भी कंपैरेटिवली छोटी होती है। स्टूडेंट्स बहुत बार ये बोल देते हैं पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। ध्यान रखिए, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती। पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद होने वाली मैकेनिकल इवेंट है। एग्जाम में इसी डिफरेंस पर क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी हम देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। पी वेव इट इज द फर्स्ट स्मॉल अपवर्ड वेव ऑफ ईसीजी, जैसे कि हमने ईसीजी के ग्राफ में देखा। फर्स्ट स्मॉल अपवर्ड वेव है ये। किसको रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, नॉट एट्रियल सिस्टोल। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन spreads from the SA node throughout both atria. Both atria become depolarized. अब इलेक्ट्रिकल इवेंट के बाद आता है मैकेनिकल इवेंट। About 0.1 second after the P wave begins, the atria contract. Thus, atrial systole follows atrial depolarization. Atrial depolarization के बाद होगा atrial systole. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, दोनों एट्रिया में स्प्रेड हुआ और ईसीजी पर पी वेव बनी। पी वेव ने हमें बताया कि एट्रिया इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो चुके हैं, यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इस इलेक्ट्रिकल इवेंट के तुरंत बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया के बाद कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली अब ये इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ब्लड को लंग्स और पूरी बॉडी में पंप करना है। और इसी स्टेज को ईसीजी में रिप्रेजेंट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। चलिए ग्राफ के अंदर देख लेते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। स्टूडेंट्स, ईसीजी की सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट वेव कौन सी होती है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर आप ईसीजी ग्राफ को देखेंगे तो सबसे पहले एक छोटी पी वेव दिखेगी, उसके बाद एक बहुत बड़ा और शार्प कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। इसी को हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये ईसीजी का सबसे नोटिसेबल पार्ट होता है। व्हाई इज इट कॉल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम सिर्फ आर वेव क्यों नहीं रखा गया, या सिर्फ क्यू वेव क्यों नहीं? स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली एक सिंगल वेव नहीं है। इसके अंदर तीन डिफ्लेक्शंस प्रेजेंट होती है, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। ये तीनों मिलकर एक सिंगल इलेक्ट्रिकल इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी वजह से इन्हें कलेक्टिवली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्यू वेव की। ग्राफ में पी वेव के बाद जो पहली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है उसे क्यू वेव कहते हैं। देखो, ये फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है ग्राफ में पी वेव के बाद, इसको क्यू वेव कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्यू वेव हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करती है। क्यू वेव के बाद आती है आर वेव। अब क्यू वेव के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये बहुत बड़ी अपवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। इस अपवर्ड डिफ्लेक्शन को आर वेव कहते हैं।
अगर पूरे ईसीजी ग्राफ को देखें तो आर वेव सबसे ऊंची वेव होती है। इसी वजह से ईसीजी ग्राफ देखते ही सबसे पहले स्टूडेंट्स की नजर आर वेव पर ही जाती है। अब आर वेव के बाद ग्राफ फिर से नीचे की तरफ आता है। ये देखो फिर से नीचे की तरफ आता है। ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या कहलाती है? एस वेव कहलाती है। बस सीक्वेंस याद रखिए, क्यू आर एस, तीनों मिलकर बनाते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? स्टूडेंट्स, जैसे पी वेव रिप्रेजेंट करती थी एट्रियल डिपोलराइजेशन, वैसे ही क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, अब इसका मीनिंग समझते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड से शुरू हुआ, फिर एट्रिया में स्प्रेड हुआ, उसके बाद एवी नोड और कंडक्टिंग फाइबर्स के थ्रू इंपल्स वेंट्रिकल्स तक पहुंच गया। जैसे ही इंपल्स वेंट्रिकुलर मसल्स में स्प्रेड करता है, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो जाते हैं। इसी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रिकल इवेंट को ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। यानी ग्राफ में जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये हमें बताता है कि अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी ईसीजी इलेक्ट्रिकल इवेंट दिखा रहा है, मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन अभी नेक्स्ट स्टेप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पी वेव में पढ़ा था, पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट, उसके बाद मैकेनिकल इवेंट। ये सीक्वेंस कभी नहीं चेंज हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट, उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या कुछ पढ़ लिया। QRS complex, it is the second wave of ECG. It consists of Q wave, small downward deflection, R wave, large upward deflection, and S wave, downward deflection. किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू आउट बोथ वेंट्रिकल्स। मैकेनिकल इवेंट क्या होता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल begins immediately after the QRS complex starts. जब वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो रहे होते हैं, उसी समय एट्रिया रिपोलराइज भी हो रहे होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अगर एट्रिया रिपोलराइज हो रहे हैं तो ईसीजी में उसकी वेव कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रीजन ये है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से एट्रियल रिपोलराइजेशन ग्राफ में सेपरेटली विजिबल नहीं होती, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हाइड हो जाती है। इसलिए ईसीजी में एट्रियल रिपोलराइजेशन की कोई सेपरेट वेव नहीं दिखती। ये पॉइंट नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिटेल में समझा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस स्टेज पर वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बेसिक रूल याद रखिए, हार्ट में हमेशा पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, उसके बाद मैकेनिकल इवेंट होता है। ये सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होता, यानी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन पहले होगी और कॉन्ट्रैक्शन उसके बाद होगा। What happens after ventricular depolarization? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा? अभी वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो चुके हैं। डिपोलराइजेशन का मतलब है कि वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन कंप्लीट होते ही वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ध्यान दीजिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द मैकेनिकल इवेंट दैट बिगिंस immediately after
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट? स्टूडेंट्स, एट्रिया का काम था ब्लड को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना। अब वेंट्रिकल्स का काम शुरू होता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ब्लड वेंट्रिकल से बाहर पंप होता है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को एओर्टा में पंप करता है। लेकिन ईसीजी हमें ब्लड मूवमेंट नहीं बताता। ईसीजी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। मैकेनिकल पंपिंग हम ईसीजी से इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। अब इस पॉइंट को कार्डियक साइकिल से रिलेट करते हैं। हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा था कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक इंपॉर्टेंट फेज है। ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने के तुरंत बाद वही वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन होती है। जैसे कि हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होने के बाद क्या स्टार्ट होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसलिए ईसीजी और कार्डियक साइकिल एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। ईसीजी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स बताता है, कार्डियक साइकिल मैकेनिकल इवेंट्स बताता है। दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अभी हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को डिटेल में समझा। हमने देखा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसके इमीडिएटली बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन होती है। यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को आर्टरीज में पंप करते हैं। लेकिन हार्ट की मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में नहीं रह सकती। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहे तो नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए ब्लड फिलिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। और ईसीजी में इसी रिलैक्सेशन से पहले होने वाली इलेक्ट्रिकल रिकवरी को रिप्रेजेंट करती है टी वेव। चलिए ग्राफ में देख लेते हैं टी वेव को। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद जो ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये क्या है? टी वेव। स्टूडेंट्स, ईसीजी ग्राफ में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बाद जो नेक्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाई देती है उसको टी वेव कहते हैं। ये ईसीजी की लास्ट मेजर वेव होती है। टी वेव फर्स्ट मेजर वेव थी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सेकंड मेजर कंपोनेंट था और टी वेव थर्ड मेजर वेव है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ऑफ एबी नोड और वेंट्रिकल। टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का मीनिंग, अब इसका मीनिंग समझते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि डिपोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हुए थे तब वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हो गए थे। अब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल्स को अपनी नॉर्मल रेस्टिंग इलेक्ट्रिकल स्टेट में वापस आना होता है। इसी प्रोसेस को रिपोलराइजेशन कहते हैं। यानी वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन से रिकवर करके अपनी रेस्टिंग स्टेट में रिटर्न करते हैं और इसी इलेक्ट्रिकल रिकवरी को ईसीजी में टी वेव रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, यहां भी वही रूल अप्लाई होता है जो हमने पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, फिर मैकेनिकल इवेंट। इसलिए टी वेव डायरेक्टली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जो एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है। इस इलेक्ट्रिकल रिकवरी के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। यानी मैकेनिकल इवेंट होता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। व्हाट हैपेंस आफ्टर टी वेव? अब सीक्वेंस को लॉजिकली समझिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रही थी। अब टी वेव आई जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। रिपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड होने लगती है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बिगिनिंग होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसलिए टी वेव का एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड से एसोसिएटेड होता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड नीड पॉइंट है। टी वेव की शेप, टी वेव जनरली एक स्मूथ अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं स्मूथ अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। ये पी वेव की तरह स्मॉल अपवर्ड वेव होती है, लेकिन उसकी शेप कंपैरेटिवली ब्रॉडर और स्मूदर होती है। लेकिन नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। शेप पर अननेसेसरी फोकस करने की जरूरत नहीं है।
स्टूडेंट्स बहुत बार ये बोल देते हैं टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट होगा टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। रिपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड और वेंट्रिकल। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन उसके बाद होने वाली मैकेनिकल इवेंट है। अगर एग्जामिनर इलेक्ट्रिकल इवेंट पूछे आंसर होगा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अगर मैकेनिकल इवेंट पूछे आंसर होगा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बिगिंस। अभी जो हमने टी वेव के बारे में पढ़ा वो देख लेते हैं। इट इज द थर्ड स्मॉल dome shaped upward wave. It represents ventricular repolarization. That is, ventricles return to their resting electrical state. Mechanical event क्या आता है? Ventricular relaxation begins after repolarization. Ventricular repolarization के बाद ventricular relaxation होता है. The end of the T wave marks the end of ventricular systole. जैसे ही T wave end होती है वैसे ही ventricular systole भी end हो जाता है. स्टूडेंट्स, अब तक हम ईसीजी की 3 मेजर कंपोनेंट्स को डिटेल में समझ चुके हैं। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ईसीजी सिर्फ वेव्स का नाम नहीं है। वेव्स के बीच जो इंटरवल्स और सेगमेंट्स होते हैं उनका भी अपना फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अगर आप ईसीजी को कंप्लीट तरह से समझना चाहते हैं तो पीआर इंटरवल और एसटी सेगमेंट को भी अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है पीआर इंटरवल। चलिए ग्राफ में देख लेते हैं पीआर इंटरवल कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं पीआर इंटरवल की। स्टूडेंट्स, ईसीजी ग्राफ को ध्यान से देखिए। पी वेव कंप्लीट होने के बाद और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होने से पहले जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है उसको पीआर इंटरवल कहते हैं। ये सिर्फ ग्राफ का एक गैप नहीं है, इस इंटरवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मीनिंग है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग PR interval represents the time required for the electrical impulse to travel from the acid node through the atria, AV node, and conducting tissues to reach the ventricles. इस लाइन को ध्यान से समझिए। हमने लेक्चर के बिगनिंग में कंडक्शन पाथवे पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे नोड में जनरेट हुआ, दोनों एट्रिया में स्प्रेड हुआ, एवी नोड तक पहुंचा, एवी बंडल और कंडक्टिंग फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रैवल किया। ये पूरा कंडक्शन प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी कंडक्शन टाइम को ईसीजी में पीआर इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्डियक इंपल्स टू ट्रैवल थ्रू एट्रियल मसल, एवी नोड, एवी बंडल टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। चलिए इसे सीक्वेंस में समझते हैं। ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। इम्पल्स दोनों एट्रिया में स्प्रेड होता है। इस स्टेज को पी वेव रिप्रेजेंट करती है। इम्पल्स एवी नोड तक पहुंचता है, एवी बंडल और कंडक्टिंग फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रेवल करता है और इसी पूरे कंडक्शन के ड्यूरेशन को हम ईसीजी में पीआर इंटरवल कहते हैं। इसलिए पीआर इंटरवल का रिलेशन कंडक्शन टाइम से है। अब आते हैं एसटी सेगमेंट पर। चलो ग्राफ में देख लेते हैं एसटी सेगमेंट कहाँ है। स्टूडेंट्स, एस वेव के एंड से लेकर टी वेव के बिगिनिंग तक, यहां से यहां तक टी वेव के बिगिनिंग तक जो पोर्शन होता है उसे एसटी सेगमेंट कहते हैं। व्हाट डज एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट? अब इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द टाइम ड्यूरिंग विच द वेंट्रिकल्स रिमेन कंप्लीटली डीपोलराइज्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हुए। अब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज स्टेट में है। इसी स्टेट को ईसीजी में एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम एंड ऑफ एस वेव टू द बिगनिंग ऑफ टी वेव। और क्या रिप्रेजेंट करती है?
Ventricular muscle fibers remain completely depolarized. ध्यान दीजिए, अभी repolarization शुरू नहीं हुई, वो टी वेव के दौरान होगी। यहाँ वेंट्रिकल्स अभी भी depolarized स्टेट में हैं। Ventricles are in the plateau phase of contraction. स्टूडेंट्स, जब वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डीपोलराइज होते हैं, उसी दौरान वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करती है। इसलिए एसटी सेगमेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान रिकॉर्ड होता है। लेकिन याद रखिए, एसटी सेगमेंट खुद कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये वेंट्रिकल्स की कंप्लीटली डीपोलराइज्ड इलेक्ट्रिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम ईसीजी की ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी समझ चुके हैं। हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा, ईसीजी क्या होता है ये समझा, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर इंटरवल और एसटी सेगमेंट भी डिटेल में पढ़ लिया। अब सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। पहला, ईसीजी से हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा, डॉक्टर ईसीजी करवाते ही क्यों है, ईसीजी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये दोनों पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज, by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए किसी पेशेंट का ईसीजी रिकॉर्ड किया गया। अब डॉक्टर उस ईसीजी को देखकर सिर्फ वेव्स ही नहीं देखते, वो हार्ट रेट भी एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हार्ट रेट कैलकुलेट किस वेव से किया जाता है। ध्यान से समझिए, ईसीजी में सबसे प्रोमिनेंट वेव कौन सी होती है, आर वेव। और आर वेव किस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और हर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एक हार्टबीट से कॉरस्पॉन्ड करती है। इसलिए एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब एक हार्टबीट। नंबर ऑफ क्यूआरएस पर मिनट इज इक्वल टू हार्टबीट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। हाउ इज हार्ट रेट कैलकुलेटेड। स्टूडेंट्स, अगर एक मिनट के अंदर जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड होते हैं, उतनी ही हार्टबीट्स होती है। यानी हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस पर मिनट। व्हाई डू वी काउंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब क्वेश्चन आता है, पी वेव को क्यों नहीं काउंट करते या टी वेव को क्यों नहीं। रीजन सिंपल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी का सबसे प्रोमिनेंट कंपोनेंट होता है। इसको आइडेंटिफाई करना सबसे इजी होता है। इसी वजह से प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट किया जाता है। फिर आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a possible abnormality or disease, hence it is of great clinical significance. अब लेक्चर का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, डॉक्टर ईसीजी क्यों करवाते हैं। सिर्फ ग्राफ देखने के लिए नहीं, ईसीजी का पर्पस है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इवेल्युएट करना। नॉर्मल कंडीशन में हर हेल्थ इंडिविजुअल का ईसीजी एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। ये सीक्वेंस रेगुलर होता है। अगर इस पैटर्न में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो डॉक्टर को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से ईसीजी का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक यूज है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, any deviation from the normal ECG pattern indicates an abnormality or disease. ये लाइन वर्ड टू वर्ड याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए, हम यहाँ डिजीज का नाम डिस्कस नहीं कर रहे। एनसीईआरटी भी डिजीज लिस्ट नहीं देती। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहती है, अगर ईसीजी का नॉर्मल पैटर्न चेंज हो जाए तो वो किसी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करता है। बस इतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को सिर्फ याद नहीं किया बल्कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली समझा। सबसे पहले कंडक्शन सिस्टम के से शुरुआत की, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी का डिफरेंस समझा। उसके बाद पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर इंटरवल, एसटी सेगमेंट और फाइनली हार्ट रेट और ईसीजी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस की।
अगर आप ईसीजी का ये सीक्वेंस अच्छे से समझ लेते हैं तो कार्डियक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने नीट एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और क्राउन बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।